जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम धामी का बयान, कहा अगर जरूरत पड़ी तो लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। उत्तराखंड में बनाए गए कई कानून बन रहे मिसाल। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा। बागेश्वर में दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। उत्तरकाशी के निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जिला अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा, कार्यकर्ताओं के साथ किया चुनावी मंथन। चीन सीमा पर दारमा घाटी में टूटा ग्लेशियर, दर्जनों ग्रामीण और फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू जारी। 2 दिन बाद सड़क मार्ग खुलने की उम्मीद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का आज उत्तराखंड दौरा है। दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से बैठक उनकी हो सकती है। मोदी सरकार के भी 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बीजेपी सांसदों के नेतृत्व में चलाने जा रही है विशेष जनसंपर्क अभियान। 15 मई से 15 जून तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का आज उत्तराखंड दौरा है। दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से वे मुलाकात करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी सांसदों के नेतृत्व में चलाने जा रही है विशेष जनसंपर्क अभियान। 15 मई से 15 जून तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का आज उत्तराखंड दौरा है। दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से वे मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विनय, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो है यहाँ के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। जो यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जो निकाय जो चुनाव है उनको लेकर जो है यहाँ पर रणनीति भी तैयार करेंगे। इस दौरान मैं आपको बताना चाहूँ, जो कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर चंदन रामदास जी थे, उनके परिवारजनों से भी जो है इस दौरान वे मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सभी जो जितने भी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्या राज्य सरकार द्वारा जो है किन कार्यों पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। जी, और ये जो जनसंपर्क अभियान की यहाँ पर बात की जा रही है, ये किस तरह से काम करने वाला है, क्या विशेष इसमें रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जनसंपर्क अभियान की अगर बात करें तो ये जो चुनाव निकाय चुनाव आ रहे हैं या फिर लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए जो है यहाँ पर जनसंपर्क के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। साथ ही साथ जनता से भी जो है यहाँ पर मिलना होगा और जो समीक्षा की अगर बात करें तो समीक्षा के बारे में भी जो है विषय में भी यहाँ पर जानकारी जो है वो ली जाएगी। जी, और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या विशेष? जी बिल्कुल, देखिए 9 वर्ष पूरे होने पर जो है सरकार की अगर बात करें तो सरकार के जो यहाँ पर कामकाज चल रहे हैं, जितने भी कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के जो है यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर इनसे मंथन किया जाएगा। किस तरीके का जो कार्य है, किस तरीके से जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनको लेकर किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो सब यहाँ चीजें देखी जाएंगी। जी जी, ठीक है, बिल्कुल विनय, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। देहरादून से बता रहे हैं आपको, 30 सांसदों की समिति देहरादून पहुंचेगी। यहां पर टिहरी का निरीक्षण करेगी सांसदों की समिति। केंद्र की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। आज टिहरी में THDC के बांध संबंधी कार्यों का निरीक्षण करेगी। समिति 3 दिन तक राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। निरीक्षण के बाद समिति शाम को देहरादून में एक समीक्षा बैठक करेगी।
तो 30 सांसदों की समिति देहरादून आज पहुंचेगी। टिहरी का निरीक्षण करेगी सांसदों की समिति। संवाददाता विनय हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। विनय, 30 सांसदों की समिति आज देहरादून पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज यहाँ पर जो 30 सांसदों की जो टीम है वो देहरादून पहुंच रही है, जो कि आज टिहरी का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर करने वाली है। साथ ही साथ जो केंद्र की विभिन्न योजनाएं जो है यहाँ पर चल रही हैं उनको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा की तैयारी जो है वो की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो टिहरी में टीएचडीसी के जो बांध में जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर के जो है उनका निरीक्षण भी है, और जो ये टीम है वो 3 दिन तक जो है राज्य में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करेगी। जी, यानी कि 3 दिन तक यहाँ पर समिति रहने वाली है। ये 30 सांसदों की निरीक्षण किया जाएगा और इसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर होनी है, और यहाँ पर टीएचडीसी के जो बांध है उसके संबंधित कार्यों के निरीक्षण करने के बाद ही जो है यहाँ पर समिति एक समीक्षा बैठक यहाँ पर करने वाली है। साथ ही साथ बैठक में सांसदों के अलावा जो प्रदेश के संबंधित विभाग के अधिकारी हैं और केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि 30 सांसदों की समिति पहुंची और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कई सारे ऐसे जो परियोजनाएं हैं और जो विकास कार्य हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। 3 दिन ये जो समिति है अलग अलग जगहों पर जाएगी और केंद्र सहायतित जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। विनय जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो समीक्षा की बात करें तो समीक्षा को लेकर जो है यहाँ पर लगातार मंथन किया जा रहा है, और जो सांसदों की टीम है वो देहरादून पहुंची है, और इसको देखते हुए जो बैठक में जो सांसदों के अलावा प्रदेश के जो संबंधित विभागों के अधिकारी और केंद्रीय मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होने हैं। और ये जो टीम है ये पूरे देश में ही जो है इस चीज को लेकर के निरीक्षण के लिए किस तरीके से जो है क्या कुछ कार्य रहता है उसको देखते हुए जो है ये टीम कार्य करती है, और इसी को देखते हुए जो इस बार ये टीम है ये टिहरी में जो है टीएचडीसी के जो बांध संबंधित कार्य है उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही है। जी, टीएचडीसी के जो बांध संबंधी कार्य हैं उसमें क्या अपडेट अभी विनय? जी बिल्कुल, देखिए टीएचडीसी के जो बांध संबंधित जो कार्य हैं उसमें ये है कि उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन तो जो है यहाँ पर नहीं आ रही है, या फिर उसको लेकर के किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ये सभी तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है यहाँ पर आज निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची है, और इसमें जो भी होगा उसको देखते हुए जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इन खबरों पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की दलदल से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने बिल पास कर कानून तो पारित कर दिया, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले इसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से है, जहां शादी के 12 साल बाद एक व्यक्ति ने महिला को तलाक देकर घर से भगा दिया। दरअसल व्यक्ति शादी के कुछ साल बाद से ही दहेज की मांग कर रहा था और धीरे धीरे दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी, जिस पर विरोध करने पर व्यक्ति ने महिला के साथ मारपीट की और 3 बार तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल से लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी कल सरकारी की, तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी, पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ, और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। तो मुझे कमरे में बंद करके मारा है उन लोगों ने। मैंने अपने घर वालों को बुलाया, दहेज की मांग की, तो मैंने अपने नंद के लिए शादी के लिए दहेज की मांग की, तो मैंने अपने भाई को बुलाया। भाई से भी हाथापाई करी और उन्हें भी घर से निकाल कर और मुझे भी 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाला है और बच्चों को भी निकाला है। तो हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से, ये घर पर गई तो दवाई लेकर उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा, इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे। फिर देवर ने नंद ने सास ससुर सब इसको पड़ गए। फिर हमें पता चला, हम गए इसके घर पर, इस वजह से आज फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े ऐसा हो रहे हैं, मांग करी जा रही है पैसों की लड़की के दहेज के लिए,
उनके अपनी बेटी के लिए। तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी जो उन्होंने फिर लड़के को हमें से भी बदतमीजी करी और वो करा। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ इसके देवरों ने उन्होंने सबने मारपीट करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार के कानून कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। राज्य इन कानूनों को अपना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। आज मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर आज जो भी निर्णय हमने लिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने की बात हमने शुरू करी थी, उसका ड्राफ्ट अब लगभग तैयार हो गया है और आज भारतवर्ष के अन्य राज्य भी उस दिशा में चल रहे हैं। आज चाहे हमारे गुजरात हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, सभी ने यूसीसी को बनाने के लिए अपने यहाँ पर जो है पहल की है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार से धर्मांतरण का कानून हो या नकल का कानून हो, जो भी हम लोग लाए हैं वो आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में इसलिए हो रहे हैं कि देवभूमि से इसकी शुरुआत हुई है। जो काम देवभूमि से शुरू होता है वो सभी। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। बता दें कि ऋषिकेश में G20 की 2 और बैठकों को लेकर विशाल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को एनजीटी बैठकों के माध्यम से विश्व के पटल पर एक नई पहचान मिली है, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रही है। समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके कारण से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को भी लोग कहीं ना कहीं जानेंगे, समझेंगे, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए कामों को और हमारे जो वैशिष्ट्य हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो सब पूरे विश्व के अंदर जाएंगी और इसके कारण से विश्व के अंदर हमारे उत्तराखंड को और पहचान सशक्त रूप से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की तरफ से सांसदों की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जहां वे उत्तराखंड में सरकार और संगठन की ओर से किए जा रहे कामों की जांच पड़ताल करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम आ रही है वह टीम सबसे पहले उत्तराखंड के 5 सांसदों की ओर से गोद लिए गए गांव की स्थिति को देखे, जिससे पता चलेगा कि उत्तराखंड सरकार के सांसद गांव की स्थिति को संवारने में कितना सहयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रस्तावित 2024 राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों के तहत कई हॉकी मैच होने हैं, जिसके लिए रोशनाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम तैयार किया गया है। इस दौरान उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने निर्माणाधीन हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हॉकी स्टेडियम हरिद्वार का, साथ ही अपने जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जो हरिद्वार में निर्माणाधीन है रोशनाबाद में, उसका भी निरीक्षण आज यहाँ पर किया गया है। दोनों को निरीक्षण करने का पर्पज़ 2024 में जो नेशनल गेम होने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के निमित्त
आखिरकार चीज़ें कितनी प्रोग्रेस में आई हैं, इसको देखने यहाँ पर पहुँची थी। तो हॉकी स्टेडियम का जो टर्फ है वो तो अभी विभाग को हैंडओवर हो चुका है, जिसमें लगातार पानी के छिड़काव के साथ में वेल मेंटेन्ड है। दर्शक दीर्घा भी लगभग तैयारी की स्थिति में है, लेकिन कार्यदायी संस्था को कहा गया है कि इसमें तेजी करें। मल्टीपर्पज़ हॉल जहाँ की बॉक्सिंग या रेसलिंग होनी है, तो इसकी भी तैयारी काफ़ी हद तक हुई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अक्टूबर माह तक में जो ये कंप्लीट करके विभाग को हैंडओवर करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में उत्तराखंड के रुचित रावत भी शामिल थे। देश की रक्षा में शहीद हुए रुचित रावत 2009 में सेना में भर्ती हुए थे। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए वो ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान आतंकी हमले में शहीद हो गए। इस हमले में रुचित के अलावा 4 और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। रुचित का पार्थिव शरीर राजौरी से जॉली ग्रांट देहरादून लाया गया, जहां जवानों ने उन्हें सैन्य सम्मान दिया। पार्थिव शरीर के गैरसैंण पहुंचने पर रास्ते में लोगों ने फूलों से रुचित के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। सेना के जवान पार्थिव शरीर को जिस क्षेत्र से लेकर गुजरे, क्षेत्रवासियों ने रुचित अमर रहे के नारे लगाए। रुचित के परिवार में उनकी पत्नी और 4 साल का बेटा समेत माता पिता और दादा दादी शामिल हैं। रुचित के परिवार का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। की बात है हमारे लिए। इस परिवार में कौन कौन लोग हैं? और अभी पापा, मम्मी, दादा दादी, रूप से ये आतंकवादियों के द्वारा एक कायराना हरकत है, जिसमें कि अन्य 5 साथियों के साथ हमारी रुचिन रावत जो कुनिगाल के हैं वो शहीद हो गए हैं। और इस बात का क्योंकि उनके परिवार में उनकी दादा, उनकी दादी, उनकी माता, उनके पिताजी और उनके एक 4 वर्षीय बेटा जिनको भी वो छोड़ गए। निश्चित रूप से ये एक दुख की घड़ी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि एक इस देश के लिए, इस माँ भारती के लिए रुचिन रावत और अन्य शहीदों के द्वारा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र को उन पर गर्व है। रुचिन सिंह रावत 9 पैरा रेजिमेंट की फ्राइडे को, मतलब यानी कि शुक्रवार को रिजौरी सेक्टर में उनकी इनपुट मिला था कि वहाँ कुछ टेररिस्ट की एक्टिविटी है। तो पैरा एक ऐसे रेजिमेंट है एंड पैरा एक ऐसे उनके अंदर जो सोल्जर्स है वो हर टाइम पर देश के लिए और अपना खुद की घरों के लिए किसी चीज़ के लिए भी करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे उनको इनपुट मिला था, ये एक टीम गया था उनको कैजुअलिटी करने के लिए, बट बाय मिस्टेक जो भी ऑपरेशंस की वजह से रुचिन सिंह रावत ये जो गांव का देश के लिए बलिदान देना पड़ा। बीते दिनों देवाल ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक के ही वरिष्ठ सहायक के बीच मारपीट हुई थी, जो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने समान धाराओं में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया है। बता दें कि प्रमुख के खिलाफ कर्मचारी संघ ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री भारती पवार पारिवारिक यात्रा पर मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने हसीन वादियों का आनंद लिया। मंत्री भारती पवार के मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारती पवार ने माल रोड पर पैदल चहलकदमी की, साथ ही भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पहली बार मसूरी आई हैं और केंद्रीय मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी में स्वागत किया है। उनकी इच्छा भी थी, जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2 मिनट बात करनी है और बैठना है उनके साथ। तो हमने उनका स्वागत किया है और हमने पूछा उन्हें मसूरी कैसे लगी हैं। वो अभी फिलहाल अपने फैमिली टूर पे हैं और मसूरी घूमने हैं।
रेलवे प्रशासन के नगीना कॉलोनी क्षेत्र में नोटिस चस्पा करने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महापंचायत करते हुए सामाजिक संगठनों के सहयोग से रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई है। इस दौरान नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष बिंदु गुप्ता ने कहा कि बीते दिनों रेलवे ने फिर से नगीना कॉलोनी के सैकड़ों घरों में नोटिस लगाए हैं, जिसे लेकर कॉलोनी वासी परेशान हैं। रेलवे ने 10 दिनों का अल्टीमेटम देकर कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए हैं। समिति के सभी लोग एकजुटता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और सभी कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। या ये जमीन हम 40 सालों से यहाँ चले आ रहे हैं। हमारे पास निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सारे दस्तावेज हमारे यहाँ के मौजूद हैं। फिर भी रेलवे बार बार आता है और हम लोगों को नोटिस चिपका के डराने धमकाने का काम करता है। कम से कम 10-12 लोग नगीना कॉलोनी से विधायक जी के पास गए थे, तो उनका रवैया ऐसे था, वो तो खुद ही बोल चुके हैं कि ये जमीन रेलवे प्रशासन की है। 40 साल से हम लोग रह रहे हैं और वो रेलवे की घोषित करने में लगे हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में हमें हो सके तो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, तो चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे हम लोग। हर बार अपने नोटिस लगा जाती है, बारिश जैसी बंद हुई नहीं, वो चुपके से पता नहीं कब लगा के चले गए। जनता तो कुछ जनता देख पाई, कुछ देख ही नहीं पाई। वो आते हैं हर बार डरा के चले जाते हैं। क्या हम संघर्ष इसलिए करते हैं? उन्हें क्या कुर्सी पे हम इसलिए बैठाते हैं कि हमारी जमीन बोलते रेलवे की है? हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे मुंह पे सीधे बोल रहे तुम इतने लोग क्यों है? ऐसे विधायक को जब हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। इतने सालों से रह रहे हैं, कितने लोग तो बूढ़े होके मर भी गए। आंदोलन जारी है और हमारी लड़ाई हमें तक, जब तक सांस रहेगी तब तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम कि रेलवे जब 3 तारीख को यहाँ पे नोटिस चस्पा करके गई तो 4 तारीख को हमने यहाँ पे बैठ के सभा की और हमने ये रणनीति बनाई कि हम लोग विधायक जी से मिलने जाएंगे। मानते हैं कि रेलवे की भी जमीन है, तो जो हमारा प्रतिनिधि है इस तरीके से जो रवैया था कि वो 2 टूक शब्दों में बोलते हैं कि ये रेलवे की जमीन है, आपको हटना ही पड़ेगा। तो साथियों, हम हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जी जान लगा के लड़ेंगे। और जो नगीना बस्ती लगातार इसमें जुझारू रूप से बच्चे, महिलाएं सब लोग साथ में हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इस आंदोलन की धार को तेज करेंगे और जब तक तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिरान कलियर में पुलिस की सख्ती के बाद भी अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थाना पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान खनन से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात सड़कों पर चक्कर काटती रहती है। पुलिस कई दिनों से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में लोग नगरपालिका के ठेकेदार की मनमानी से काफी परेशान हैं, जहां ठेकेदार डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बाद नगरपालिका के डंपिंग जोन में पड़े कूड़े में आग लगा देता है, जिसकी वजह से कूड़े में आग लगने से जहरीला धुआं फैल रहा है और क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इसी मनमानी के चलते ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और अगर वे नियमों का पालन नहीं करेगी तो जल्द से जल्द उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर ठेका निरस्त भी किया जाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में जो आग लगाने की शिकायत की जा रही है, ये मेरे संज्ञान में अभी आई है और इस पे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ लोगों ने मुझे फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मेथेनाइजेशन भी हो सकता है या फिर कर्मचारियों के द्वारा ज़बरदस्ती आग लगाई जा रही थी। उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हटाया जाएगा और ठेकेदार को नोटिस दिया जा रहा है। उसमें यदि वो अग्रिम 2 दिनों में अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है तो वो टेंडर कैंसिल करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।